मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आपके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको जोड़, घटाव, गुणा व भाग यदि आता है तो आपको मैथ्स सिखाने की गारंटी मेरी है। हम मैथ्स को पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। हर एक चैप्टर में हम लोग क्या लगाएंगे? ट्रिक्स लगाएंगे। अब आइए देखते हैं आज हम स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिकी मैथ्स 2020, जिसमें हम पढ़ेंगे कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आपको देना है उसमें मैथ्स विषय अगर आएगी तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए हर एक क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे जाते हैं, बच्चे करने में उसको डरते हैं। तो आज से आपको डर खत्म हो जाएगा। आप करोगे, कोई भी प्रश्न होगा आप उसको करोगे 2 से 3 सेकंड, बहुत ज़्यादा लगेगा तो 5 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसको आप देखते ही बता दोगे कि इसमें आंसर ये आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। जैसे आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये 2 वर्षों के लिए लगाए गए हैं। आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 400 रुपये क्या है। ये है मूलधन है, मूलधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5% क्या है? ये दर है। और 2 वर्ष क्या है? ये समय है, यानी टी है ना। और जब ब्याज और मूलधन को, ब्याज को और मूलधन को जब ऐड किया जाएगा, यानी ब्याज हो गया प्लस मूलधन हो गया, तो क्या बनता है? मिश्रधन होता है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए पहले इसके बारे में सीखते हैं। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जिसके बिना आप सवालों को हल नहीं कर सकते हो। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मूलधन। तो मूलधन होता क्या है? मूलधन वो होता है जो प्रारंभ में लिया गया हो या दिया गया हो या जमा किया गया हो, वो धन क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। मूलधन को प्रदर्शित किससे करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन को किससे प्रदर्शित करेंगे? पी से। पी से तात्पर्य क्या है? प्रिंसिपल। पी से क्या तात्पर्य है? प्रिंसिपल है। जैसे कोई प्रश्न है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये 2 वर्ष के लिए लगाए गए, तो इसमें क्या किया गया? 400 रुपये 2 वर्ष के लिए लगाए जा रहे हैं। तो 400 रुपये क्या हो जाएगा? 400 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या है? आर। आर से क्या होता है? ब्याज की वार्षिक दर। आर क्या होता है? ब्याज की वार्षिक दर। जैसे 10% ब्याज दर के लिए हम क्या लिखेंगे? आर बराबर 10%। क्या लिखेंगे? आर बराबर 10%। आर से क्या होता है? आर से होता है रेट, और इसका अर्थ क्या होता है? दर होता है। इसका अर्थ ही क्या होता है? दर। जब दर की बात की जाएगी तो आप उसको किस में लिखेंगे? प्रतिशत में लिखेंगे। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? एन है। एन से तात्पर्य क्या है? 1 वर्ष में कुल ब्याज चक्रों की संख्या। क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? टी। टी से तात्पर्य क्या है? टाइम। इसका अर्थ क्या होता है? समय। इसमें दिया क्या होगा? कुल समय दिया होगा, जो कि किसमें होगा? वर्षों में होगा। किसमें होगा? वर्षों में। कभी कभी ये महीने और दिन में भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं अगला। अगला क्या है? मिश्रधन। अगला क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो मूलधन है उस पे उसके साथ जो ब्याज मिलेगा दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। जैसे 400 रुपये है, इस पे 10% क्या मिल रहा है? 10% हमको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो 0 से 0 विभाजित करें, कितना आया? 40 आया। 400 पहले था और 40 क्या आया? ब्याज आया। दोनों को मिला देंगे 440। यही क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन प्राप्त होता है। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, और इस प्रश्न को हम करेंगे एकदम जादू की तरह। मतलब प्रश्न आप
सेकेंडों में हल करोगे। हम समझा रहे हैं पहले आपको, तो समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि आपको समझाना है। उसके बाद जब आप पेपर में हल करोगे एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको बहुत कम समय लगेगा और आप तुरंत ही उसका आंसर निकाल लोगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। तो आइए अब प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया है? 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपये 2 वर्षों के लिए लगाए गए, ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक बार परसेंटेज जरूर देख लेना है, क्योंकि परसेंटेज के बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। कम से कम आपको ये तो आना चाहिए कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। आइए इसको एक बार हम बता देते हैं वैसे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज पकड़ना है हमको। तो क्या है? 5% है, तो हम क्या लिखेंगे? 5% को लिख सकते हैं 5/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/100। 5/100 हमने क्यों लिखा? तो 5%, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो हमने क्या लिख लिया? 5/100 लिख लिया। विभाजित करेंगे 5 से कितनी बार में? 20 बार में। 5 एकम 5 और 5 विषयम 100 हो जाएगा। तो कितना आया? 1/20 आया। तो ये जो 20 आया है इसको हम क्या मानेंगे? यह है मूलधन, और ये क्या लग रहा है? एक एक क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। तो आइए देखते हैं कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए है। तो पहले बार धनराशि कितनी थी? 20 थी। 20 से कितनी हो गई? 21 पहले साल। फिर दूसरे साल भी कितनी थी? 20 थी। 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। यानी धनराशि कितनी थी? ये वाला क्या आएगा? ये आएगा मूलधन, और ये क्या आएगा? मिश्रधन। ये क्या आएगा? मिश्रधन। और जो इन दोनों का अंतर होता है वही क्या होता है? ब्याज होता है। तो आइए देखते हैं 20 विषयम कितना? 400। फिर इसको क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। 20 विषयम कितना? 400, और 21 विषयम 21 का वर्ग कितना होता है? 441। तो अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 41 का। तो 41 क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा ब्याज। अगर मिश्रधन पूछता तो कितना? 441 क्या हो जाता? मिश्रधन हो जाता। अब देखिए कितना आसान है। अब आइए इसको हम करते हैं एकदम झटके में। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना? 5%। आपको ये याद होना चाहिए कि 5% क्या होता है? 1/20 होता है। तो हम इधर लिख लिए 1/20। 20 से क्या धनराशि एक बढ़ रही है? पहले साल कितनी होगी? 20 से कितनी होगी? 21। फिर दूसरे साल भी क्या होगी? 20 से 21 होगी। यानी कितना हो गया? 400 धनराशि थी और कितनी हो रही है? 441 हो रही है। तो कितने का अंतर है? अंतर है 41 का। कितने का अंतर है? 41 का अंतर है। तो 41 क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 41। तो यानी कितना आंसर आया? 41। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा। अब इसी तरह ये तो एक मान लीजिए डेमो था एकदम, इसी तरह हर एक प्रश्न को हम सेकेंडों में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवल आपको क्या आना चाहिए? जोड़ आता हो, घटाओ, गुणा, भाग आता हो। वो भी नहीं आता तो उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख लें, वो भी सीख लें। फिर आपको मैथ सिखाने की गारंटी मेरी हो जाएगी। आपको क्या करना है? केवल आपको वीडियो देखना है। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट करिए, वो चीज़ आपको समझाई जाएगी। आज से आपके लिए एक फ्री ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको क्या करना है? केवल आपको व्हाट्सएप नंबर है 6394 524 400 पे SMS करना है जीनियस। बस आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। ना आपको फॉर्म के लिए 1 भी रुपए देना है, ना ही एडमिशन फीस 1 भी रुपए है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं। केवल क्या करना है? आपको ऑनलाइन क्लासेस देखनी है। कुछ दिन बाद ये सभी क्लासें पेड हो जाएंगी। तो जब तक के पैसा नहीं पड़ रहा है तब तक आप सभी ज़रूर देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और ऑफलाइन क्लासेस भी 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो जिसको ऑफलाइन क्लासेस करना है वो हमारे कोचिंग पर संपर्क कर सकता है, अगर आप बाराबंकी में रहते हो। क्योंकि बाहर रहते होगे तो आ नहीं पाओगे, बाराबंकी में ही अगर आप रहते होंगे तो आप ज़रूर आ जाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि कोर्स को एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से हाई लेवल तक, यानी जीरो से आपको जीनियस बनाना है।
अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करिए। उस टॉपिक को आपको बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा और एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको क्या करना है, केवल 2 से 3 सेकंड में हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे आप। आपको जो भी चैप्टर नहीं आता है, केवल आपको इतना काम करना है, चाहे आप कमेंट कर दीजिए, चाहे आप हमको पर्सनल एसएमएस कर दीजिए, चाहे आप ग्रुप में एसएमएस कर दीजिए कि सर जी ये चैप्टर हमको नहीं आता है, आप इस चैप्टर को पढ़ाइए। तो उस चैप्टर को मैं आपको 2 से 3 दिन में जल्द से जल्द वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और सबसे आसान तरीके से। फिर ऐसा होगा जब आप उसको पढ़ लोगे तो आप खुद उसको पढ़ाने वाले हो जाओगे, इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्या करना है, आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है। वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, ये नहीं सोचना कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई कम कर दो। तो जो पढ़ाई करता रहेगा, लॉकडाउन में भी जो पढ़ाई करता रहेगा, जैसे वैकेंसी आएगी वो तुरंत सेलेक्ट हो जाएगा, और जो बैठा हुआ है वो बैठा रहेगा हमेशा ही। तो क्या करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, एक भी दिन समय नहीं बर्बाद करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मैथ्स के 10 से 12 वीडियो पहले ही बन चुके हैं जो ऑल वनडे एग्जाम के लिए हैं। सीटेट का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप उसको देख सकते हो, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ क्या होता है, क्रमागत बढ़ाना, यानी लगातार क्या करना, बढ़ाते जाना है, स्टेप से चलना है। पहले जैसे मान लीजिए अगर 100 है तो फिर 100 में 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया। फिर अब 110 का 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी क्या करना है, स्टेप वाइज क्रमागत क्या करना, बढ़ाना, वही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इसका एक वीडियो पहले भी बन चुका है जिसमें आपको पढ़ाया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, इन सब के बारे में विधिवत पढ़ाया गया है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है क्रमागत बढ़ाना, एक होगा क्रमागत बढ़ाना और दूसरा होगा क्रमागत घटाना। दूसरा क्या होगा, क्रमागत घटाना। क्रमागत बढ़ाना जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। क्रमागत बढ़ाना क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और क्रमागत घटाना जो होगा वो क्या होगा, बट्टा या छूट होगा। क्या होगा, बट्टा या छूट। तो बहुत आसान है, क्रमागत बढ़ाना क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमागत घटाना क्या होगा, बट्टा या छूट होगा। जैसे 100 रुपए है उसको क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया। जब 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 10% 100 का कितना होगा, 10 ही होगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर आगे उसका 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब किसका बढ़ाया जाएगा, इसका बढ़ाया जाएगा, क्योंकि क्या करना है, आपको क्रम से बढ़ाना है। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी 110 और 11 मिला के कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, क्रमागत बढ़ाना हुआ। अब आइए देखते हैं क्रमागत घटाना। तो कितना था, 100 था। 100 से क्या करेंगे, 10% घटा देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, 90 का 10% घटा देंगे तो कितना आएगा, 90 का 10% क्या होगा, 9 होगा। और 90 में से 9 घटाएं कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो क्रमागत घटाना क्या होता है, बट्टा या छूट होता है। और क्रमागत बढ़ाना क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो बहुत आसान है। अब आइए इसके प्रश्नों को हल करते हैं।
अब आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न ऐसे ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए लगाए गए। तो आपको ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। क्या बताना है आपको? ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले आप जान लीजिए 5% ये क्या है? ये है दर है। 4,000 ये क्या है? ये है मूलधन। 2 वर्ष क्या है? ये है समय। और आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे? सबसे पहले हमको पकड़ना है दर को, यानी कितना दिया है दर? 5% दिया है। परसेंट का तात्पर्य क्या होता है? परसेंट का तात्पर्य होता है, आपको बता भी चुके हैं कितना होता है, 1/100 होता है। तो यानी क्या करेंगे? 5/100 लिख लेंगे। विभाजित करिए 5 से कितनी बार में? 20 बार में, यानी कितना आया? 1/20 आया। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या होगा? मूलधन होगा और ये क्या होगा? ब्याज होगा। तो यानी मूलधन कितना है? 20 है और 1 बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है? मिश्रधन हो जाएगा। ये जान लीजिए पहले, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस क्या होगा? ब्याज होगा। मूलधन प्लस ब्याज मिलके क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। मूलधन वह राशि होती है जिसको पहले लगाया जाता है, पहले लिया दिया जाता है, ठीक। उसके बाद जब वो राशि ब्याज में जुड़ जाती है तब वो क्या बन जाती है? मिश्रधन बन जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें वर्ग लिखना है, यानी सबसे पहले 20 का वर्ग और फिर 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 21 का वर्ग। 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, तो 20 का वर्ग क्या होता है? 400 और 21 का वर्ग क्या होता है? 441 होता है। जब बात होगी 2 वर्ष की, जब बात 2 वर्ष की होगी तो घात में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, यानी 20 की घात 2 लिखा, 21 की घात 2 लिखा। जब बात 3 वर्ष की होगी तो हम क्या करेंगे? यहीं पर पावर 3 कर देंगे, यानी घात क्या करेंगे? 3 कर देंगे। तो कितना है? 400 और कितना है? 441। क्या है? 400 है ये मूलधन और 441 क्या है? ये है मिश्रधन। इन दोनों का अंतर कितना है? 41 का। वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया है? 4,000 दिया है। इसमें क्या है? 400 है। तो हमको क्या करना है? 4,000 बनाना। तो किससे गुणा करेंगे हम? 10 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। तो मूलधन तो कंप्लीट हो गया। तो क्या करना है आपको? सब में 10 से गुणा कर देना। तो कितना हो जाएगा? 410। और ये कितना हो जाएगा? 4,410, 10 से गुणा करने पे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने प्रतिशत को पकड़ा, प्रतिशत को तोड़ ताड़ के अलग किया। किसमें बदल गया? ये भिन्न में 1/20 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमको? जो नीचे आएगा वो मूलधन होगा, जो ऊपर आएगा वो क्या होगा? ब्याज होगा। तो मूलधन और हमको क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए। तो क्या करेंगे? मूलधन और ब्याज को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। तो 20 हो गया, 20 ये क्या है? मूलधन है। 21 हो गया, ये क्या है? मिश्रधन है। तो मूलधन और मिश्रधन दोनों का क्या करेंगे? हम वर्ग लिखेंगे। अगर 2 वर्ष की बात है तो क्या करेंगे? पावर 2 करेंगे। 20 की पावर 2 हो गई और 21 की पावर 2 हो गई। 20 की पावर 2 का मान कितना? 400। 21 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। आइए अंतर देखते। तो अंतर कितने का है? 41 का। यही क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है? मूलधन और मिश्रधन का अंतर होता है। मूलधन कितना था? 400 था। मूलधन कितना था? 400। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया है 4,000। तो हमको 4,000 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? हम 10 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। जब हम मूलधन में 10 से गुणा करेंगे तो हमको सब में 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्याज क्या होगा तो ब्याज कितना आएगा? 410 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन क्या होगा तो मिश्रधन कितना होगा? 4,410 होगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए इसी टाइप का एक प्रश्न और करते हैं जिसमें आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए। इसको रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जैसे है 4% हो गया, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपए यानी 1250 रुपए, 1250 रुपए 2 वर्ष के लिए लगाए गए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो आप समझदार हो गए होंगे, आपको क्या करना है? 4% का डायरेक्ट भिन्न लिखनी है। तो 4% की भिन्न क्या होगी, आइए देख लेते हैं। 4% की भिन्न कितना होगा? 1/25 होगा। कैसे, कितना हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा। 4 को विभाजित करेंगे कितनी बार में? 25 बार में। तो एक अंश में है और हर में क्या है? 25 है। फिर उसी तरह आपको करना है, ये क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन कितना है? 25 है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा यानी 26। तो क्या करना है आपको? 25 का वर्ग लिखना है और क्या लिखना है? 26 का वर्ग लिखना है। 25 का वर्ग कितना होगा? 625 होगा। 26 का वर्ग कितना होगा? 676 हो जाएगा। अब आइए अंतर देखते, तो इसमें अंतर कितने का हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 51 का। ये क्या है आपका? ये है मूलधन। ये क्या है? ये आपका मूलधन है। अभी हमको मूलधन से मतलब है। तो मूलधन कितना है यहाँ? 625 है। और प्रश्न में मूलधन कितना है? प्रश्न में मूलधन है 1250। कितना है? 1250 है। तो क्या करना है आपको? 625 को बनाना है 1250। तो हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1250 हो गया। अब देखिए बराबर हो गया, 1250 यहाँ भी है और 1250 यहाँ भी है। तो अब आपको क्या करना है? अब सब में 2 से गुणा करना है, क्योंकि आपने एक में गुणा किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब में गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 102 हो गया। यानी ब्याज आपको ज्ञात करना था, ब्याज कितना आया? 102 आया। अगर मिश्रधन भी ज्ञात करना होता तो मिश्रधन कितना आएगा? गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 हो गया और 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया और 2 छंग 12, 1 13 हो गया। यानी 1352 क्या हो जाएगा? ये मिश्रधन हो जाएगा। और ब्याज कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। यानी 1350 क्या हो गया? रुपए मिश्रधन और ब्याज क्या हो गया? 102 रुपए हो गया। बहुत आसान है। आप अगर डायरेक्ट परसेंटेज को भिन्न में बदलना जानते तो देखिए कितना आसान है। आपको डायरेक्ट पता चल गया क्या है ये? 1/25 तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे 25 लिखेंगे, 25 और 26 दोनों का क्या करेंगे? आप वर्ग कर देंगे। डायरेक्ट आपने लिखा 625 और यहाँ कितना? 676। कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। अंतर कितने का? 51 का। आपको क्या ज्ञात करना था? ब्याज ही ज्ञात करना था। तो आप क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। कितना आया? 102। 102 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लीजिए मिश्रधन भी ज्ञात करना हो तो कितना हो जाता? 1352। तो बहुत अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं, फिर अगले टाइप पे आते हैं। जैसे कोई प्रश्न है 8 सही 1/3%। प्रश्न है 8 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,200 रुपए 7,200 रुपए 2 वर्ष के लिए लगाए गए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले 8 सही 1/3% आपको पता होना चाहिए। 8 सही 1/3% क्या होता है? ये 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 होता है। तो 12 से धनराशि क्या बढ़ रही है? 1 बढ़ रही है यानी 13। तो 12 से धनराशि बढ़ रही है 13। तो क्या करेंगे? 2 वर्ष के लिए तो वर्ग कर देंगे। 12 बराइयम कितना होगा? 144 हो जाएगा और 13 तिरैयम कितना होगा? 169 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कितना है?
144 यहाँ मूलधन कितना है 144 है, और यहाँ पर मूलधन कितना है 7200 है। तो हमको 144 से क्या बनाना है 7200 बनाना है। तो हम किससे गुणा करेंगे, हम 50 से गुणा करेंगे। 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ये क्या आया, ये आया आपका मूलधन, यानी मूलधन 7200 हो गया। तो सब में क्या करना है आपको 50 से गुणा करना है। तो इसमें भी 50 से गुणा कर दीजिए। 50 से गुणा करेंगे 25 पंचे 125, यानी कितना हो जाएगा 1250 हो गया। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मिश्रधन भी ज्ञात करना है तो मिश्रधन में भी क्या करिए 50 से गुणा कर दीजिए। तो 0 हो गया, 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 4 34 हो गया, और 5 एकम 5 3 8, यानी 8450 कितना हो जाएगा 8450 क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया मिश्रधन हो गया, और ये क्या हो गया ब्याज हो गया, और ये क्या हो जाएगा मूलधन, जो कि पहले प्रश्न में दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आसान ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन आप जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हमने पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, उसका हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लगभग 7 से 8 टाइप इसके होंगे। हर एक टाइप को हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, ऐसे लगेगा कि आपको जादू दिखाया जा रहा है। एक एक सवाल करेंगे 2 से 3 सेकंड में, ऐसे आपको बताएंगे तो भले 10 सेकंड या 20 सेकंड लग जाए, लेकिन जब आप उसको स्वयं करोगे परीक्षा में, तो परीक्षा में वो बहुत कम समय में हल हो जाएगा। कोई भी चैप्टर अगर आपका कमज़ोर है तो आप हमें कमेंट में बताइए। आप हमसे जहाँ से जुड़े हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, टेलीग्राम से, जहाँ से हमसे जुड़े हैं, आप कमेंट करके बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चैप्टर हमको नहीं आता है। उस चैप्टर को आपको 2 से 3 दिन में बहुत आसान तरीके से समझाया जाएगा। और हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। आपको हफ्ते में 3 से 4 वीडियो ज़रूर मिलेंगे, जिनसे आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। और कोशिश करेंगे हम कि 7 दिन आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ा प्रबंधन, या इसी को हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग कहते हैं। इसमें हम इसको विधिवत पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे पाई चार्ट हो गया, सार्डियन हो गया, और रेखा चित्र हो गया, और आयत हो गया, और दंडारेख हो गया। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। अब आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आंकड़ा प्रबंधन या डाटा हैंडलिंग। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डाटा क्या होता है। तो डाटा किसे कहते हैं? सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं या आंकड़े क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं। तो डाटा क्या होते हैं? सूचनाएं और आंकड़े जो होते हैं वो उसी को क्या बोलते हैं? हम डाटा बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? रॉ डाटा। ये रॉ डाटा क्या होता है? उपलब्ध आंकड़े जब असंगठित होते हैं तो उन्हें यथाप्राप्त आंकड़े रॉ डाटा कहा जाता है। जब क्या हो? असंगठित होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? रॉ डाटा कहेंगे। अगला क्या है? अगला है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है? आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्ह टैली मार्क का प्रयोग करते हैं। यानी किसके लिए प्रयोग करते हैं? सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए मिलान चिन्हों में क्या होता है? टैली मार्क का यूज होता है। अब आइए देखते हैं, अगला है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों के वर्गीकरण में सबसे पहले है पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं पाई चार्ट होता क्या है। आंकड़ों को वृत्तीय रूप में निरूपित करके समझाया जाता है। इसमें पाई चार्ट में वृत्त आरेख एक संपूर्ण और उसके भागों से संबंध दिखाता है। संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। इन त्रिज्य खंडों का माप उसके द्वारा निरूपित सूचना के अनुसार होता है।
तो बहुत आसान है। सबसे पहले सबसे अच्छी पहचान इसकी क्या है, ये वृत्तीय रूप में होगा, उससे आप इसे पहचान सकते हो। अब आइए अगला देखते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है पाई चार्ट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, आयत चित्र पूछा जाता है। तो आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सारडियन है, बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सारडी बनी होती है, जिस प्रकार ये सारडी बनी हुई है उसी में आपको डाटा दिया होता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, रेखा चित्र। इसको क्या किया जाता है, रेखा के द्वारा बनाया जाता है, डॉट डॉट होते हैं उसी पे क्या रेखा बना दी जाती है। तो ये क्या हो गया, रेखा चित्र हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, आयत चित्र। तो आयत चित्र इंपॉर्टेंट भी है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो आयत चित्र में क्या होता है, आयत चित्र में आंकड़ों को आरेख के रूप में निरूपित करके समझाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, आंकड़ों को आरेख के रूप में निरूपित करते हैं, और क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूहों को दिखाया जाता है। दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाती है। जो दंड की लंबाई है वो क्या करेगी, वर्ग अंतराल की बारंबारता को दर्शाएगी। अगला क्या है, समूह या वर्ग के अंतरालों में कोई रिक्तता नहीं होती, इस कारण दंडों के बीच में भी कोई रिक्तता नहीं होती। देखिए इसमें बीच में स्पेस नहीं होता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, दंड आरेख। अगला क्या है, दंड आरेख। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेस होता है। अब आइए प्रश्नों पे चलते हैं, क्योंकि बिना प्रश्नों को हल किए हम कोई भी चैप्टर का निचोड़ नहीं निकाल सकते। जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अब पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आया हुआ है सीटेट 2018 में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग कितना है, 40 है, यानी रेड वाला भाग कितना है, ये टोटल 40 है। तो सफ़ेद भाग क्या है, सफ़ेद भाग आपको बताना है। तो लाल भाग मान लेते हैं, लाल भाग कितना है, 1/2 है, तो मान लेते हैं x/2 कितना है, 40 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा 1 से x हो जाएगा, और 40 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 80 आया। सफ़ेद भाग कितना है, सफ़ेद भाग है 1/8 दिया है, कितना दिया, 1/8, तो कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। तो x का मान रखिए, x का मान कितना है, 80 है, बटा 8 हो जाएगा। विभाजित करेंगे 8 से कितनी बार में, 10 बार में। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। बहुत आसान था, हम ऐसे ही कर सकते थे। 1/2 कितना दिया था, 40 दिया था, आधा 40 दिया है, तो एक कितना हो जाता, 1 यूनिट हो जाता, 80 हो जाता। 1 यूनिट कितना हो जाता, 80 हो जाता। हमको ज्ञात करना था 1/8 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना था, 80 था, 80/8 हो जाता, यानी विभाजित करते कितना आता, 10 आता। चाहे जिस तरह करेंगे सेम आंसर आएगा, कितना आएगा, बी विकल्प इसमें सही होगा, क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए आलेख का सावधानी से अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इधर दिए हुए हैं आपको वर्ष दिए हुए हैं, और इधर क्या दिया हुआ है, कोयला उत्पादन, वो भी किसमें, लाख टन में दिया हुआ है। अब आइए चलते हैं इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, वर्ष 1990 में कितना कोयला का उत्पादन हुआ था। 1990 में बताना है कितना कोयले का उत्पादन हुआ था। ऑप्शन में दिया है 30 लाख टन, 50 लाख टन, 45 लाख टन और 40 लाख टन। तो 40 लाख तो बिल्कुल नहीं होगा, 30 लाख भी बिल्कुल नहीं होगा। 50 और 45 देखते हैं, तो कहाँ है, 90, ये रहा 90, और देखते हैं कहाँ जा रहा है, ये 40 और 60 के बीचों बीच में जा रहा है। 40 और 60 के बीचों बीच में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 50 लाख टन होगा। क्या होगा, 50 लाख टन होगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या दिया है, निम्नांकित वर्षों में किन 2 वर्षों में कोयला का उत्पादन एक समान था, वो भी उच्चतम उत्पादन, 1988 और 1992। तो देखते हैं 1988 में यहाँ पे है ग्राफ, और 1992 में थोड़ा ऊपर है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं 1987 और 1989। 1987 ये रहा,
और 1989 काफ़ी अंतर है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, 1990 और 1991। 1990 और 1991 दोनों में क्या है, अलग है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब लास्ट में क्या बचा, 1991 और 1994, यही सही होगा। आइए देखते हैं, तो 1991 में भी देखिए और 1994 में भी, दोनों में क्या है, दोनों में सेम है। दोनों में कितना टन है, दोनों में 60 लाख टन है। दोनों क्या है, एकदम बराबर हैं। तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में हो जाएगा 1991 और 1994 में, दोनों में क्या था, समान था। अब आइए तीसरा देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1991 का कुल उत्पादन वर्ष 1988 के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। आप तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा था, 1991 और 1988। तो 1991 में कितना है, 1991 में दिया है 60, 1991 में कितना है, 60 टन है, 60 लाख टन। और 1988 में कितना है, 1988 में है 20, 1988 में कितना है, 20 है। तो अंतर कितना हो गया, 40 का हो गया। हमको कंपेयर किससे करना है, 1988 वाले से। तो 1988 में कितना था, 20 था, 20 था, और अंतर कितना है, 40 का, गुणे 100 करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। 20 से कितनी बार में, 2 बार में, 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना आया, 200%। कितना आया, 200% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 200% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें विकल्प सही होगा चौथा विकल्प। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष कोयला के उत्पादन में अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन ह्रास का प्रतिशत अधिकतम था। तो ऐसे देखने में पता चल रहा है 92 और 91, यानी पूर्ववर्ती की बात कर रहा है, तो 92 के पूर्ववर्ती, यानी क्या होगा आंसर, 1992, यानी दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, वर्ष 1986 से वर्ष 1994 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना लाख टन था। तो आइए अब देखते हैं, 1986 और 1994 में अधिकतम और न्यूनतम बताना। तो न्यूनतम कितना है, न्यूनतम 10 ही है, और अधिकतम कितना गया है, अधिकतम गया है 60 लाख टन। तो अंतर कितना हो गया, 50 का, यही बताना था आपको। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, नीचे दिया गया दंड चार्ट एक कारखाने के 6 महीने 1000 यूनिट में उत्पादन दर्शाता है। ध्यानपूर्वक अवलोकन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, ये क्या दिया है, ये महीने दिए हुए हैं, और ये क्या दिया हुआ है, ये यूनिट दिए हुए हैं। अब आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है इन 6 महीनों का औसत उत्पादन कितना है। तो आइए देखते हैं, सबको पहले ऐड कर लेते हैं। औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो संख्या टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आइए सबको ऐड कर लेंगे। तो आइए एक तरफ से ऐड करते हैं। सबसे पहले कितना दिया है, 150 दिया है, और फिर कितना है, 100 है, फिर कितना है, 110 है, फिर कितना है, फिर 125 है, और फिर कितना है, फिर है 100, और फिर कितना है, फिर है 105। उठा के सबको ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा, 690 आएगा। कितना आएगा, 690 बटे 6 हो जाएगा। विभाजित करेंगे कितना आएगा, 115 आएगा। विभाजित करने पर कितना आएगा, 115,000 यूनिट, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है किस महीने के उत्पादन में पिछले महीने की अपेक्षा अधिकतम मात्रा का में ह्रास हुआ है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस महीने के उत्पादन में पिछले महीने की अपेक्षा अधिकतम मात्रा में ह्रास हुआ है। तो आइए देखते हैं, क्या है, जून है और जुलाई है। तो जून के बाद जो जुलाई है उसमें क्या हुआ, बहुत अधिकतम मात्रा में ह्रास हुआ है, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही होगा। क्या होगा इसमें, जुलाई आंसर होगा। फिर आइए अगला
अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले 3 महीने के उत्पादन से अंतिम 3 महीने का उत्पादन कितना अधिक या कम है, आपको बताना है। तो पहले 3 महीने के देखते हैं। तो पहले 3 महीने कितना हो जाएगा, 105 है और 100 है और कितना है, 125 है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 303,000 यूनिट हो गया। अंतिम 3 महीने देखते हैं। तो अंतिम 3 महीने कितना है, 110 है और फिर 100 है और फिर कितना है, 150 है। यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अंतर कितना हुआ, 30,000 यूनिट का। किसका हुआ, 30,000 यूनिट का। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा, सी विकल्प। तो बहुत आसान है, इसमें कौन था, सी था। मेरे प्यारे दोस्तों, आंकड़ा प्रबंधन के साथ साथ ही हमने सीटेट 2020 के सिलेबस के अनुसार मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर दिया है। यानी कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या बची हुई है, पेडागोजी बची हुई है। यानी कंटेंट क्या हो गया, 7 वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब जो अंतिम 3 वीडियो होंगे उसमें क्या होगी, मैथमेटिक्स की पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद 10 दिन में मैथ आपकी कंप्लीट की जाएगी और बाकी शेड्यूल सब बना हुआ है। 66 दिनों में आपको पूरा सीटेट का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सीटेट 2020 की सिलेबस पर आधारित फ्री ऑनलाइन कोर्स की ये 7वीं क्लास थी। इसके पहले हम 6 से 7 क्लास पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। हमने एक एक चैप्टर को सिलेबस के अनुसार पढ़ाया है। यानी पूरा सिलेबस कवर किया गया है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटा है। और मैथमेटिक्स आज कंप्लीट भी हो गई है। और इसके बाद लास्ट के 3 वीडियो जो होंगे उसमें मैथ की पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट का शेड्यूल बना हुआ है, उतने ही दिनों में उसको समाप्त किया जाएगा। तो आप एक सीक्वेंस बना के चलिए और पढ़ाई करते रहिए। ये मत सोचना कि पेपर की डेट अभी नहीं आई है तो नहीं पढ़ें। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पिछड़ते चले जाएंगे और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैथ कंप्लीट होने के बाद आप खुद बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमको तो पढ़ाने 6 सब्जेक्ट हैं। मैथ भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, सीडीपी भी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और ईवीएस भी पढ़ाई जाएगी। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप कमेंट करके बताइएगा, वही सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री शिव साई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विष्णु सारस्वत। जिनको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं सीटेट के सिलेबस पर आधारित फ्री ऑनलाइन कोर्स। ये आपको हर रात 7 बजे मिल जाएगा। आज से इस महत्वपूर्ण सेशन की स्टार्टिंग हो रही, यानी शुरुआत हो रही है। आज आपको मैथ की पहली क्लास मिलने वाली है, अर्थात आपको सीटेट का A to Z जो भी आता है पेपर में, चाहे वो कंटेंट हो चाहे पेडागोगी हो, A to Z आपको सब पढ़ाया जाएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की पहली क्लास। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, फर्स्ट के ए पार्ट में हम पढ़ चुके हैं संख्याएं। इसमें हम पढ़ेंगे जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन, या इसी को क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो आप ये मत समझना कि ये बहुत आसान है। इसमें आप कई नई नई चीज़ें सीखोगे जो आपके परीक्षा में आपको प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। तो आइए अब देखते हैं जोड़। जोड़ क्या होता है, जोड़ होता है एडिशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। जोड़ होता क्या है, दो संख्याओं को एक साथ गिन लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, जोड़ कहेंगे। अब आइए देखते हैं जोड़ का अर्थ क्या होता है। जोड़ का अर्थ क्या होता है, जोड़ का प्रयोग गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो संख्याओं को मिलाकर गिनना ही क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। जोड़ का प्रयोग सरलीकरण में सर्वाधिक होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। गणित के लगभग सभी प्रश्नों में इसका प्रयोग होता है। मैथ का कोई भी सवाल आप हल कर रहे हैं उसमें जोड़ का प्रयोग जरूर होगा। 90% जोड़ का प्रयोग होता ही होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जोड़ की अवधारणा। जोड़ की अवधारणा क्या है, दो समूहों की वस्तुओं को मिलाकर गिनना ही क्या है, जोड़ की
अवधारणा है। इससे समूहों में वस्तुओं की संख्या पर ध्यान केंद्रित होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जोड़ में शून्य। नेक्स्ट क्या है? जोड़ में शून्य। तो शून्य का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमको वही संख्या प्राप्त होती है। जिस संख्या में शून्य को जोड़ा गया है अथवा किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 12 है तो 12 में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। अगर 105 है, 105 में हम 0 ऐड कर रहे हैं तो कितना? 105 ही आएगा। तो यानी कोई भी संख्या है, अगर हम 0 उसमें ऐड कर रहे हैं, 0 अगर उसमें जोड़ रहे हैं तो क्या हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहता है कि जोड़ के क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके योगफल का मान हमेशा एक समान होगा। अगर लिखा हुआ है, अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 12 + 3 + 5 है, तो हम चाहे इसको ऐसे लिखें और चाहे हम लिखें 3 + 5 + 12, दोनों में सेम आंसर आएगा। जोड़ते हैं, 12 × 3 = 15 हो गया और 15 × 5 कितना हो गया? 20 हो गया। अब आइए इधर देखते हैं, 12 × 5 = 17 हो गया, 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20। यानी दोनों में क्या हुआ? समान आंसर आया, समान उत्तर आया। तो क्रम विनिमय नियम क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका योगफल हमेशा क्या होगा? एक समान होता है। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ के लिए आपको केवल एक बात याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा। जोड़ तो सभी कर लेंगे, केवल एक बात याद रखना है कि दशमलव के नीचे क्या रहना चाहिए? दशमलव रहना चाहिए। जैसे दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ऐड करना है आपको 33.7 में जोड़ना है इसको। तो हम आइए अलग इसको लिखते, तो बड़ी संख्या को पहले लिख लेंगे, 33.7 हो गया, और अगली क्या है? 1.5 हो गया। हमको क्या करना है? इसको जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं। 7 × 5 कितना हो गया? 12 हो गया। हासिल आए 1, 3 हो गया और 1 4 हो गया और 1 5, यानी 5 हो गया और 3 का 3 ही रहेगा। दशमलव के नीचे क्या लगा देना है? हमको दशमलव लगा देना है। तो हमको क्या याद रखना है? केवल इतनी बात याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, तभी संख्याओं को जोड़ना है। अब आइए जैसे देखते हैं, इसमें दिया है 4.32 और 43.2। आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो क्या दिया है? 4.32 दिया है और अगला क्या दिया है? 43.2 दिया है। जो खाली स्थान है उसमें 0 लिख लेते हैं। अब आइए जोड़ते हैं। तो कितना हो गया? 2 हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दशमलव लगाए, 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया और अगला क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कितना आया? 47.52। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो। तो आप लोगों को क्या करना है? केवल एक काम करना है, एक काम करना है, वो भी सपोर्ट करना है, यानी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि कोई भी चैनल आप देखेंगे, सभी क्या अगर कोर्स चला रहे हैं तो वो क्या होंगे? पेड होंगे, यानी रुपए लेते हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं? फ्री में ज्ञान अर्जित करा रहे हैं, यानी फ्री में आपको ज्ञान बांट रहे हैं। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सपोर्ट करना है, यानी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो उतना ही आपको भी क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। क्योंकि फ्री में अगर किसी को ज्ञान दिया जाए तो वो बहुत ही फलदायक होता है। तो आपको क्या करना है? ज़रूर शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को दिखाइए और सभी को बताइए कि 7 बजे तैयार रहेंगे। प्रत्येक रात को आपको पूरा संपूर्ण कोर्स पढ़ाया जाएगा। पहले सीटेट पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, फिर सीटेट पेपर 2 पढ़ाया जाएगा। तो आइए अब अगला देखते हैं। तो दशमलव का जोड़ बहुत आसान है। क्या याद रखना है? केवल आपको इसमें दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, बाकी जोड़ तो सभी कर लेते हैं। क्या याद रखना है? दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? अगला है भिन्नों का जोड़। तो पहले हम लोग जानते हैं कि भिन्न क्या होती है।
संपूर्ण का एक हिस्सा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो कोई संपूर्ण, जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है, तो इसका कोई भी भाग क्या कहलाएगा? कोई भी एक भाग क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। जैसे मान लीजिए टोटल कितने भाग है इसमें? 1 2 3 4 5 और 6। कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। अगर पूछा जाए कि ये भाग कितना है, तो कितना है? 1/6 है। तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब आइए इसके जोड़ देखते हैं। तो जैसे दिया हुआ है 5/4 है और 3/2 दिया हुआ है। तो भिन्नों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर बराबर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो सब पे लागू होगा। तो आइए देखते हैं। उसमें क्या करना है आपको? इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 से करिए तो कितना हो गया? 10 हो गया। 4 को 3 से गुणा करिए तो कितना हो गया? 12 हो गया। और 4 को 2 से करिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। उठा के जोड़ दीजिए तो 10 और 12 मिलकर कितना हो गया? 22 हो गया। और बटे कितना हो गया? 8 हो गया। अब विभाजित हो रहे हैं तो विभाजित कर दीजिए। तो 2 से विभाजित करिए कितनी बार? 11 बार। और 2 से विभाजित करिए कितनी बार? 4 बार। तो कितना आया? 11/4 आया। तो हमने कैसे हल किया? हमको क्या करना है? पहले वाले भिन्न के अंश से बाद वाले भिन्न के हर को गुणा करना है। तो हमने 5 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 10 आया। फिर पहले वाले हर से दूसरे वाले भिन्न के अंश को गुणा करना है। तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर हर के लिए क्या करेंगे? ये अंश का काम हो गया। अब हर के लिए क्या करेंगे? आपस में दोनों के हरों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और फिर क्या करना है आपको? केवल आसानी से अंश को क्या करना है? जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो आता है वही आंसर होगा, अगर वो विभाजित नहीं होता। तो ये दोनों 22/8 आए थे, ये क्या होंगे? विभाजित हो जाएंगे। तो इनको विभाजित करेंगे तो कितनी बार? 11 बार कटेगा 22। और 8 कितनी बार कटेगा? 2 से 4 बार कटेगा। तो कितना? 11/4 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आइए दूसरा एक देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 2/3 है और 3/4 दिया हुआ है। तो हमको इसको हल करना है। तो क्या करेंगे? 4 को 2 से गुणा करिए, 4 दूनी 8 हो गया। 3 को 3 से, 3 त्रिका 9 हो गया। आपस में दोनों गुणा करिए तो 4 तियां कितना हो गया? 12 हो गया। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 9 8 हो जाएगा 17/12। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बहुत आसान है। क्या करना है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे आपको अंश प्राप्त हो जाएगा। और बाद में हर को हर से गुणा करना है, उससे आपको हर प्राप्त हो जाएगा। और फिर क्या करना है? आपको सरल कर लेना, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? घटाओ। तो आइए अब देखते हैं घटाओ। घटाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो घटाओ की अवधारणा समझते हैं। घटाओ की अवधारणा क्या कहती है? किसी समूह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को निकाल लेना ही घटाओ की अवधारणा है। जैसे 20 भेड़ों के झुंड से 5 भेड़ों को निकाल लेते हैं, तब कितनी भेड़ें बचेंगी? 15 भेड़ें शेष रह जाएंगी। यही क्या है? घटाओ की अवधारणा है। तो इसको 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण होता है निकाल लेना, दूसरा चरण होता है तुलना करना, और तीसरा चरण क्या होता है? पूरक जोड़। आइए पहला देखते हैं। पहला क्या है? निकाल लेना। इस चरण के अंतर्गत निकाल लेने को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे रोहित के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 4 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। अब उसके पास कितनी चॉकलेटें बची? 8 चॉकलेट बची। तो इसमें क्या किया गया? निकाल लेना हुआ है। फिर अगला क्या है? तुलना करना। तो तुलना करना ये दूसरा चरण हो गया। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आशा के पास 10 गुड़िया है, निशा के पास 5 गुड़िया है। तो अब बताना है आपको निशा की तुलना में आशा के पास कितनी अधिक गुड़ियां हैं। तो कितनी है? 5 अधिक गुड़ियां हैं। तो ये क्या हुआ? तुलना करना। अगला क्या है? पूरक जोड़। घटाओ की अवधारणा का यह तीसरा चरण हो जाएगा। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, रोहित के पास 10 चॉकलेट है और मोहित के पास कितनी है? 4 चॉकलेट हैं। तो आपको बताना मोहित को और कितनी चॉकलेट दे दी जाए उसके पास रोहित की चॉकलेट के बराबर चॉकलेट हो जाए। तो उसके पास कितनी है? 10 है और दूसरे के पास कितनी है? 4 है। तो कितनी दे दी जाए? 6 दे दी जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? पूरक जोड़ हुआ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना भी दशमलव के जोड़ की तरह है, बहुत आसान है। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। दशमलव का घटाना, दशमलव का घटाना कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4.35 है और इसमें से हम लोगों को घटाना है 1.72 घटाना है हमको। तो हम कैसे घटाएंगे? सबसे पहले हमको ये याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव होना। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव है तो बिल्कुल सही है, आप सही कर रहे हैं। अब आइए घटाते हैं। तो 5 में से 2 घटाएं, कितना बचा? 3 बचा। यहाँ कितना है? 3 है। 3 में से 7 घटाना, तो 7 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे? एक हासिल लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा। तो 13 में से 7 घटाएं, कितना बचेगा? 6 बचेगा। दशमलव का दशमलव लगा दे। फिर 3 में से 1 घटाएं, कितना बचा? 2 बचा। यानी को क्या बचा? 2.63। आंसर क्या हो जाएगा? 2.63। अब ये तो हमने स्तंभ में लिख दिया हुआ था। अब ऐसे अगर लिखा हो, जैसे आपको घटाना है 2.56 में से घटाना है आपको 0.35 घटाना है। तो क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या के ऊपर लिखेंगे, 2.56 हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या लिखेंगे। तो आपको याद रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो कितना लिखेंगे? 0.35 हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। और ये दशमलव लगा देंगे और कितना बचा? 2 में से 0 घटाएंगे, 2 बचा। तो यानी बहुत आसान है। क्या करना है आपको? दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, तभी क्या होगा? आपका सवाल सही होगा। अब आइए अगला देखते हैं, भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों का घटाना भिन्नों के जोड़ की तरह एकदम सेम है, बहुत आसान है। जैसे लिखा हुआ है 5/3 है और घटाना है आपको 2/5 में से। तो क्या करना है आपको? याद रखना जैसे आपने जोड़ किया वैसे सेम इसमें भी करना। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 हो गया। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। अब चिन्ह किसका है? माइनस का। तो चिन्ह माइनस का है तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे बीच में। और बटे क्या करना है? आपस में दोनों को गुणा कर देना, हर को गुणा कर देना। 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 25 में 6 घटाएं, कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो हमने जैसे जोड़ किया था वैसे सेम हमको घटाव करना है, यानी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उससे आपको क्या मिल जाएगा? अंश मिल जाएगा। और हर को हर से गुणा करना है, क्या आपको क्या मिल जाएगा? हर मिल जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है गुणा। गुणा क्या होता है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणा की अवधारणा समझते हैं। किसी संख्या की समान रूप से कितनी बार पुनरावृत्ति की गई है, वही क्या है? गुणा की अवधारणा है। जैसे लिखा हुआ है 3 × 2, तो इसका मतलब क्या है? 3 + 3, मतलब 3 को 3 में जोड़े तो कितना आया? 6 आया। और 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। यानी बहुत आसान है। संख्या की पुनरावृत्ति कितने बार की जा रही है, यानी कितनी बार उसको जोड़ा जा रहा है, वही क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। अन्य शब्दों में हम समझ सकते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या में उतनी ही बार जोड़ी जाए जितनी दूसरी दी गई संख्या, अथवा दूसरी संख्या उतनी बार जोड़ी जाए जितनी पहली संख्या दी गई है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुणा कहते हैं। गणित में गुणा का चिन्ह कैसे होता है? गुणा का चिन्ह ये होता है। और प्लस का आप जानते ही होंगे, और माइनस और यानी घटाव का भी आप जानते होंगे। तो आइए अब अगला देखते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो बहुत आसान है, जैसे जोड़ का था वैसे सेम इसमें गुणा का भी होगा। जैसे लिखा है 9 × 6 है, तो हम चाहे 9 × 6 लिखें या 6 × 9 लिखें, दोनों में उत्तर क्या होगा? सेम आएगा। तो 9 छाक कितना? 54, या 6 9 कितना? 54। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होगा? हमेशा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। चाहे आप पहले वाली संख्या पहले लिखें और चाहे पहले वाली संख्या आप बाद में लिख के गुणा करें। या कह सकते हैं दो पूर्णांकों को यदि हम किसी भी क्रम में गुणा करें तो उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता, सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? गुण, गुणक व गुणनफल। तो गुण, गुणक व गुणनफल क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा किया जाता है तो हमको
परिणाम प्राप्त होता है। जो परिणाम आता है उसको गुणनफल, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण, तथा जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे गुणक बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को हम 16 में गुणा करें तो कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। तो 256 क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। 256 क्या होगा, गुणनफल हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, गुण्य हो जाएगा, और दूसरा वाला 16 क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, भिन्नों का गुणा। क्या है, भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2/5 है और 5/7 लिखा हुआ है। तो अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। पहले हमको गुणा करने से पहले एक बार ध्यान देना है कहीं कोई संख्या विभाजित तो नहीं हो रही। जैसे देखिए इसमें 5 से 5 विभाजित हो जाएगा, कितना बचेगा, 2/7 बचेगा। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है मान लीजिए 7/5 है और गुणे में 3/4 दिया हुआ है। आपको क्या करना, गुणा करना। तो अंश को अंश से और हर को हर से। 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला है दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1.5 है, दूसरी क्या है 1.3 है, तो हमको गुणा करना है। तो हम डायरेक्ट वैसे गुणा करते हैं वैसे हम गुणा कर लेंगे। 13/6 कितना हो गया, 65 हो गया। हासिल आया 6, 13 कम 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यानी कितना आया, 195 आया। लेकिन हमको क्या करना है, अब जितनी संख्याओं के बाद दशमलव है उतनी ही संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो कितनी संख्याओं के बाद है, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, किस तरफ से हमको करना है, दाहिनी तरफ से 2 संख्याएं छोड़ देंगे। तो 5 हो गई एक, दूसरी क्या हो गई, 9 हो गई। तो कितना हो जाएगा, 1 के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कितना आया, 1.95। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। क्या याद रखना है आपको, केवल इतना याद रखना है कि दशमलव जितनी संख्याओं के बाद लगा है उतनी संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है, बस इतना याद रखना है। अगला क्या है, 2 ऋण पूर्णांकों का गुणा। जैसे मान लीजिए माइनस का 5 दिया हुआ है और माइनस का 6 दिया हुआ है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 2 ऋण संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। 2 ऋण संख्याओं का गुणा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, भाग, या इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो भाग की अवधारणा क्या कहती है, भाग की अवधारणा कहती है जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है। भाग का चिन्ह कैसे होता है, तो आप जानते होंगे, भाग का ये चिन्ह होता है। भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिसको विभाजित किया जाएगा वो क्या होगी, भाज्य होगी। जो संख्या विभाजित करती है, यानी जो संख्या विभाजित करने वाली होती है वो क्या होती है, भाजक होती है। तथा जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है वो क्या होगा, भागफल होगा। वो क्या होगा, भागफल। तथा शेष जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो अब आइए देखते हैं भिन्नों में भाग, यानी भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो पहले आइए समझते हैं। ये हम लोग समझ ही गए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो आइए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3 को भाग करना है 13 से। हमको 3 को 13 से भाग करना, तो हम क्या करेंगे, 3 को पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार। 3 चौको 12 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 1 बचा। तो ये 3 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आपका भाजक। ये 3 क्या होगा, भाजक हो जाएगा। ये 4 क्या होगा, तो ये 4 हो जाएगा भागफल। ये क्या होगा, भागफल। और ये 13 क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा भाज्य। 13 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और ये जो 1 बचा हुआ है ये क्या होगा, शेषफल। ये क्या होगा, शेषफल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आइए अगला देखते हैं, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2/3 है और भाग,
और दिया है जैसे मान लीजिए 7/5 दिया हुआ है, इसको भाग करना है आपको। तो भाग, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, पहले हमको क्या करना है, 2/3 लिखना है, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा देना है और अंश और हर को क्या करना है, पलट देना है। बाद वाली भिन्न का अंश और हर क्या करना है, पलट देना है। तो 7/5 तो कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। फिर जैसे गुणा करते हैं वैसे करना है, यानी अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, 10/21 यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भिन्नों का भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। तो आइए दोस्तों अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के होंगे, यानी पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ है सीटेट 2015 में, दिया हुआ है 6251, 6251 है, 6521 है, 5621 है। में आपको क्या करना है, 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आइए सबको जोड़ देते हैं। तो कितना है, 5000 है, 500 है और 50 है, तो कितना हो जाएगा, 5550। यही क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताना है आपको। तो स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जैसे दिया है 29503, तो 5 किस वैल्यू पर है, 5 है 100 वैल्यू पर, तो कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान, 500 हो जाएगा। वहीं अगर अंकित मान की बात करें तो वो संख्या ही क्या होती है, उसके अंकित मान होती है। यानी अगर 7 का अंकित मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। तो 7 और 500 में अंतर बताना है। तो 500 और -7 यानी कितना हो जाएगा, 493। बहुत आसान है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है अंकित मान क्या होता है, कोई भी संख्या का अंकित मान वो स्वयं संख्या होती है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, बताना है सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अनुमान लगाते कैसे हैं, अगर दशमलव के तुरंत बाद की जो अंक होगा वो अगर 5 से अधिक होगा तो हमको क्या लिखना है, अगली अंक लिखना है, यानी आने वाली संख्या लिख देनी है। अगर कम हुआ, 5 से कम हुआ तो क्या लिखना है, सेम वही अंक रहेगा। जैसे 7.1 है, 7.1 से क्या हो जाएगा, ये 7 आएगा। और 3.85 है तो 3.85 से क्या निकलेगा, यहाँ 4 निकलेगा। फिर अगला क्या है, 9.09 है तो यहाँ क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। यानी कितना बना, ऊपर बना 7.1 से 7 बना, 3.85 से 4 बना, और 9.09 से कितना बना, 9 बना। यानी 7 गुणे 4 बटे 9, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है, जोड़ बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले 50 में एक संख्या जोड़ते हैं x को, और फिर क्या करते हैं 50 में से x को ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब इसका योगफल हमको ज्ञात करना है। तो x प्लस का x माइनस का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 50 और 50 मिलके कितना हो गया, 100 हो गया। तो उनका योगफल क्या होगा, 100 होगा, यानी 100 क्या होगा आंसर। यानी विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है,
अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। इन रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और आपको बताना है योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। तो अधिकतम बताना है, अगर हमको न्यूनतम बताना होता तो हम क्या लिखते, पहले न्यूनतम अंक लिखते, लेकिन हमको क्या बताना, अधिकतम बताना, तो हम पहले क्या करेंगे, बड़े अंक लिखेंगे पहले। तो पहले हमको क्या लिखना है, 8 लिखना है, तो 8 हो जाएगा, फिर क्या है 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर क्या है 2 है। उठा के जोड़ दीजिए सब। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 8 7 15 कितना हो जाएगा, 16, यानी कितना हो गया 1605, यानी कितना हो जाएगा 1605, यानी विकल्प क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर अधिकतम बताना है तो बड़े अंक पहले लिखना है, अगर न्यूनतम बताना है तो छोटे अंक पहले लिखना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले 11,000 है तो 11 गुणे 1000 यानी कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। 11 गुणे 1000 यानी कितना हो गया, 11,000 हो गया। फिर अगला क्या है 1100, तो 11 गुणे 100 यानी क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। फिर अगला क्या है 11, तो 11 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उठा के सबको जोड़ दिए तो 1 हो गया और फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कितना आया 12,111। कितना आया 12,111। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, जितना संख्या में दिया हो उससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे दिया हुआ था 11,000 तो हमने 11 गुणे 1000 लिखा तो कितना आया, 11,000 आया। फिर गया था 1100, फिर 11 गुणे 100 लिखे तो कितना आया, 1100 आया। फिर क्या लिखा, फिर अगला क्या है 11, तो 11 गुणे क्या करेंगे, 1 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। फिर उठा के सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो है 1 नंबर पक्का है आपका, हर एक बार 1 नंबर आता जरूर है इससे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत आसान है। अगले प्रश्न में बताना है आपको 2/3 प्लस 4/5 है, ये क्या है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताए थे आपको कि पहले वाले अंश को बाद वाले हर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले अंश से पहले वाले हर के मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 को 3 से गुणा करिए हर के लिए, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 बटे कितना हो गया, 15 हो गया। हमको क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। 15 को करते हैं 22 से भाग, तो 15 एकम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना बचा, 7 बचा। तो लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा, ये अंश और ये हर हो जाएगा। यानी कितना आया, 1 सही 7 बटे क्या 15, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान और अंकित मान होता क्या है। तो स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, ये समझते हैं। स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान वह मान होता है जो संख्या के, जिस पर संख्या क्या होती है, प्लेस होती है, यानी जिस पर संख्या आधारित होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 56,000 है, तो ये 6 कहाँ पर है, 6,000 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान हो गया। और फिर क्या करना, 4 का अंकित मान बताना। तो अंकित मान क्या होते हैं, वो संख्या स्वयं क्या होती है, उसका अंकित मान होती है। तो अंकित मान 4 का क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। घटाएं कितना आ जाएगा, 5,996। क्या आएगा, 5,996, यानी विकल्प क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जोड़ते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 9 9 और 9। तो 9 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और 9 एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10,999, यानी विकल्प कौन सा सही है, सी विकल्प क्या होगा, सही होगा।
तो आज आपने पहले वीडियो में संख्याएं पढ़ा, संख्याओं के बारे में जाना। फिर इस वीडियो में आपने पढ़ा जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन यानी भाग पढ़ा आपने। और सब पढ़ा एक अलग लेवल का, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी चैनल पकड़ लेंगे, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम आप सभी के लिए एकदम अलग से ढूंढ के लाए हैं। तो क्या करना है आपको केवल सपोर्ट करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। और फ्री में पुण्य मिलता कहाँ है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु शाश्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत आसान ट्रिक के साथ। इसके पहले ज्यामिति के 3 वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना उसको। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्त से पहले कोण पता होना चाहिए, आपको त्रिभुज पता होना चाहिए, चतुर्भुज पता होना चाहिए, तब वृत्त आप आसानी से समझ पाएंगे। तो उन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिए। जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट पढ़ने के बाद मैं उसको इतनी आसान तरीके से आपके सामने पेश करूँगा कि आपको लगे एकदम हलवा है। जैसे आप वृत्त बुक में पढ़ोगे, किताब में अपनी पढ़ोगे, और जो हमने वृत्त पढ़ाया हुआ है उसमें बहुत अंतर है। किताब में पूरा दिया है मतलब कथा की तरह, और हमने शब्दों को पकड़ा है। केवल एक एक परिभाषा के लिए 2 से 3 शब्द पकड़े हैं और उसी में पूरी परिभाषा छिप जाती है। तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट पढ़ने के बाद मैं उसको बहुत जल्द 2 से 3 दिनों में उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं वृत्त। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृत्त और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, और वृत्त और गोला में अंतर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु यानी केंद्र से अचर दूरी यानी त्रिज्या पर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाते हैं। आइए इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या कहती है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो एक बिंदु मान लीजिए केंद्र है, केंद्र से चाहे जहां आप परिधि पे चाहे जो रेखा खींचिए हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इसकी खासियत यह है कि हमेशा जो है इस बिंदु से, केंद्र से हमेशा जो है परिधि की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। अब आइए इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है, चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, ये सभी किस में आते हैं, वृत्त में आते हैं। ये सभी क्या हैं, वृत्त हैं। अब आइए देखते हैं गोला। तो गोला क्या होता है ये समझते हैं पहले। गोला एक विशेष प्रकार का ठोस होता है जिसका केवल एक तल होता है। यह ऐसा तल होता है जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले गोला क्या होता है, गोला स्फीयर होता है, और गोला एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ठोस होता है जिसका केवल एक तल होता है। यह ऐसा तल होता है जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए ये गोला है और गोला के उदाहरण क्या होंगे, जैसे गेंद हो गया और पृथ्वी हो गई, ये सभी क्या हैं, गोला हैं। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक जो है गोला, एक गोले से अनेक वृत्त निकाले जा सकते हैं। एक गोले से अनेक वृत्त काटे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है तो इसमें से एक यहाँ से विभाजित किया, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से,
एक यहाँ से, मतलब अनेकों निकाले जा सकते हैं। ये सभी क्या होंगे, इसको ऐसे एक पूरा पूरा काटेंगे तो ये क्या निकलेगा, एक वृत्त निकलेगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो ये भी क्या होगा, एक वृत्त होगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो ये भी क्या होगा, एक वृत्त होगा। ये भी एक क्या होगा, वृत्त होगा। ये भी एक क्या होगा, वृत्त होगा। इसी तरह अनेक वृत्त काटे जा सकते हैं एक गोले से, लेकिन वृत्त से गोला नहीं काटा जा सकता। ये बात याद रखना है, एक गोले से अनेक वृत्त काटे जा सकते हैं, लेकिन एक वृत्त से गोला नहीं काटा जा सकता। अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। जैसे पृथ्वी हो गया, गेंद हो गई, ये सभी क्या हैं, ये सभी गोला हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं गोला और वृत्त में अंतर। हर एक परीक्षा, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अगर आपका हाई स्कूल है या इंटर है, मतलब कोई भी एकेडमिक क्लास है आपकी, तो उसमें एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आप 9th में हैं, 8th में, 6th 7th में हैं, तो आपसे ये डायरेक्ट टीचर पूछ सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और इसका अंतर जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। तो आज आपका पूरा कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। किसी एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जबकि गोला क्या होता है, गोला एक ठोस होता है जिसमें एक तल होता है। इसमें तल का प्रत्येक एक बिंदु निश्चित बिंदु से समान दूरी रखता है। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले, जिस प्रकार वृत्त एक द्विआयामी आकृति है, द्विआयामी यानी 2D, एवं उसमें उसके केंद्र से उसकी परिधि पर हर बिंदु समान दूरी पर होता है, इसी प्रकार गोला त्रिआयामी आकृति है यानी 3D आकृति है। इसमें बहुत से बिंदु एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर होते हैं, जिसमें बहुत से बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो वृत्त क्या है, द्विआयामी है, और गोला क्या है, त्रिआयामी है। वृत्त क्या है, वृत्त है 2D, और गोला क्या है, गोला है 3D। गोला क्या है, 3D। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो वृत्त का केवल क्षेत्रफल मापा जा सकता है। वृत्त का केवल क्या गया था, क्षेत्रफल मापा जा सकता है, जबकि गोले का क्षेत्रफल भी होगा और आयतन भी होगा। यानी गोले का क्षेत्रफल भी मापा जा सकता है और आयतन भी मापा जा सकता है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में। तो वृत्त का उदाहरण क्या है, चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया। जबकि गोले का उदाहरण क्या है, पृथ्वी और गेंद हो गया। ये दोनों क्या हैं, गोले हैं। वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर हो। देखिए ये केंद्र दर्शाया गया है, ये चाहे जहां से आप रेखा खींचे, ये क्या होगा, हमेशा समान दूरी पर होगा। यानी अगर ये x है तो ये सभी क्या होंगी, ये सभी क्या होंगी, x ही होंगी, बदलेंगी नहीं, मतलब सेम वैल्यू होगी। तो वही क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। तो बहुत आसान है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हों, वो क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। या फिर किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो बहुत आसान है, ये क्या है, ये एक जीवा है। इसी को क्या बोलते हैं, चॉर्ड बोलते हैं। तो एक वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं, यानी आप बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्त की जीवा क्या होती है। तो आइए दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यह वृत्त की क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है।
यह त्रिज्या की 2 गुनी होती है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है, वृत्त का व्यास है। यहाँ पर क्या है, ये सेंटर है या फिर इसको क्या बोलते हैं, ये केंद्र होगा। इसको हाफ कर दिया जाए, यानी इस सेंटर से 2 भागों में विभाजित किया जाए, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इधर भी क्या होगी, ये त्रिज्या होगी। तो बहुत आसान है, यानी व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एक वृत्त के अनेकों व्यास हो सकते हैं। एक वृत्त में अनेकों व्यास हो सकते हैं। वृत्त के सभी व्यास लंबाई में क्या होंगे, बराबर होंगे। वृत्त के सभी व्यास क्या होंगे, लंबाई में बराबर होंगे। या वृत्त की सभी त्रिज्या भी क्या होंगी, लंबाई में बराबर होंगी। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है, जीवा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ पेपर में। क्या है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अगला पॉइंट है, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आइए देखते हैं अगला है वृत्त की त्रिज्या, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये क्या होता है, केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। या फिर किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, या क्या कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं। मेन पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या के साथ और क्या कहते हैं, अर्धव्यास भी कहते हैं। नोट है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या आप चाहे जहां परिधि पे चाहे जहां केंद्र से दूरी लें, वो सभी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। ये सभी क्या है, टोटल ये सभी क्या है, ये सभी त्रिज्या ही हैं। तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब आइए अगला देखते हैं, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। तो आइए इसको समझते हैं। यह एक व्यास के समापन बिंदु द्वारा बना चाप है, जिसका मध्य बिंदु केंद्र होता है। वृत्त का आधा चक्र या अर्धवृत्त कहलाता है। तो व्यास से वृत्त को 2 भागों में विभाजित करिए तो वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बदल जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिधि बंद वक्र अथवा वृत्तीय वस्तु के किनारों के चारों ओर की कुल रैखिक दूरी का मान होता है। वृत्त के चारों तरफ बने घेरे को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। या फिर वृत्त के परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों इसका फार्मूला देखते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr या पाई इंटू डी होती है। क्यों, क्योंकि 2r बराबर किसके होता है, d के। r क्या है, r है त्रिज्या, और d क्या है, d है व्यास। तो अब आइए इसको समझते हैं अपनी भाषा में। वृत्त के चारों तरफ बने घेरे को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। यानी जो घेरा बना हुआ है यही क्या है, वृत्त की परिधि है। अब आइए दोस्तों देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त की त्रिज्या की सहायता से किसी वृत्त का क्षेत्रफल निर्धारित किया जाता है। किसी वृत्त के क्षेत्रफल को प्राप्त करने का सूत्र निम्नलिखित है। कौन सा है, πr²। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र में कई वृत्त स्थित हों। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। एक ही केंद्र वाले 2 या 2 से अधिक वृत्तों को क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यानी एक केंद्र हो गया ये, और इसके कई वृत्त हो गए, इसी केंद्र से कई वृत्त हो गए, तो क्या कहलाएगा, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। अब आइए देखते हैं वृत्त का चाप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। यानी इसमें चाप क्या है, AB है। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, AB, और चाप का ये चिन्ह होता है।
तो आइए दोबारा देखते हैं। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। यानी इसमें ए बी क्या है? एक चाप है। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है? वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जब वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। यानी जब जीवा किसी वृत्त को, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और इसमें एक जीवा खींच दी गई, तो ये दो भागों में बट गया, तो दोनों भाग क्या है? वृत्तखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड कहलाएंगे। और जो छोटा भाग होगा वो क्या होगा? लघु वृत्तखंड। ये छोटा भाग है तो क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। और जो बड़ा भाग है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, वृत्तखंड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड बताने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जो भी वीडियो का कंटेंट है ये एक एक शब्द हमने अपने आप से टाइप किया है। सबसे आसान तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है। मतलब कई परिभाषाएं हैं, एक एक चीज़ की 10-10 परिभाषाएं हैं, लेकिन जो सबसे सरल है, सबसे आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए, उस तरीके की परिभाषा केवल लिखी है मैंने। और हर एक वीडियो में आप कुछ नया पाओगे, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो का पूरा पीडीएफ जो है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिसको भी जिस विषय में, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, वो हमको कमेंट करे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। वो टॉपिक सबसे आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त के चाप तथा चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी ये क्या है? त्रिज्यखंड है। यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये क्या है? त्रिज्यखंड है। तो बहुत आसान है, समझ में भी आ गया होगा। अब आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज केवल आपको जो आज पढ़ाया गया है उसी का रिवीजन कराने के लिए है। बाकी ये पूरा टॉपिक जो है एक तरफ से शुरुआत किया जाएगा। एक एक प्रमेय, एक एक मतलब हर एक चीज़ पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? एक वृत्त में व्यासों की संख्या होती है। तो एक होती है? बिल्कुल नहीं। 10 होती है? बिल्कुल नहीं। 2 होती है? बिल्कुल नहीं। कितनी होती है? अनेक होते हैं। एक वृत्त में कई व्यास खींचे जा सकते हैं। जैसे ये एक वृत्त हो गया, ये केंद्र है, तो ये केंद्र से होकर जो भी जाएगी वो क्या होगी? व्यास होगी। तो एक वृत्त में कई व्यास खींचे जा सकते हैं, बशर्ते वो किससे होने के जाने चाहिए? केंद्र से होकर जाने चाहिए। अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगी वो? अगर केंद्र से होकर ना जाए तो क्या होगी वो? जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। तो बहुत आसान है। यानी इसमें कौन सा विकल्प होगा? चौथा विकल्प सही होगा। अब आइए अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या है? वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है? 2πr होती है। पाई आर नहीं होती, पाई भी नहीं होती और केवल आर भी नहीं होती है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को कहते हैं। तो वृत्त तो बिल्कुल नहीं कहते हैं, व्यास भी नहीं कहते हैं, त्रिज्या भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। आइए समझते हैं इसको। कोई एक वृत्त हो गया और उस पर कोई बिंदु है, ए है ये और ये बी है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वही क्या होगी? चाप होगी। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए बी चाप। आइए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? वृत्त का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्त का उदाहरण क्या होगा? चूड़ी होगा। गेंद क्या है? गोला है। फुटबॉल भी क्या है? गोला है। और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो यानी कौन सा होगा? तीसरा विकल्प सही होगा, यानी चूड़ी। तो आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोला का एक उदाहरण है। तो गोला का उदाहरण कौन है आपको बताना है। चूड़ी बिल्कुल नहीं है, साइकिल का पहिया बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या है? गोला। गेंद है। गेंद क्या है? एक गोला है। गोला और
वृत्त में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। गोला क्या होता है, देखिए मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं। गोला क्या होता है, गोला ठोस होता है, गोला क्या होगा, ठोस होगा। और वृत्त क्या होता है, समतल होता है। वृत्त क्या होता है, समतल होता है। गोला के उदाहरण क्या है, गोला के उदाहरण है गेंद हो गया, गोला के उदाहरण क्या है, गेंद क्या हो गया, गोला हो जाएगा। और पृथ्वी क्या हो जाएगी, गोला हो जाएगी। ये दोनों क्या हैं, गोला हैं। और वृत्त क्या है, चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, ये दोनों क्या हैं, वृत्त हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, वृत्त। वृत्त क्या होता है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। वृत्त के उदाहरण क्या है, चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब आइए आगे समझते हैं। अगला क्या है, गोला। गोला क्या होता है, जिसका हर बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। और ये क्या होता है, ठोस होता है। गोला क्या होता है, ठोस होता है। और वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ये समतल होता है। ये क्या होता है, समतल होता है। और गोला क्या होता है, ठोस होता है। गोला के उदाहरण क्या है, जैसे पृथ्वी हो गया, गेंद हो गई, है ना, ग्लोब हो गया, ये सभी क्या है, गोला है। अब आइए इसमें अंतर देखते हैं। तो गोला में अंतर क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। गोला क्या होता है, एक ठोस होता है और इसमें तल के प्रत्येक एक बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहता है। अगला पॉइंट देखते हैं। गोला क्या है, गोला एक 3D आकृति है। गोला क्या है, 3D है। और वृत्त क्या है, 2D आकृति है। वृत्त क्या है, 2D आकृति है। अगला पॉइंट है, वृत्त का केवल क्या हो, क्षेत्रफल मापा जाता है, लेकिन गोला में क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है। इसके उदाहरण तो बता ही चुके हैं। चूड़ी हो गया, साइकिल का पहिया क्या होगा, वृत्त होगा। गोला क्या होगा, पृथ्वी और गेंद होगा। तो वृत्त और गोला में अंतर अगर आज आपने वीडियो पढ़ लिया तो इतने बार हम बोल चुके हैं, आपको रट गया होगा, जिंदगी भर के लिए हो गया, जिंदगी पर्यंत आप भूलोगे नहीं। अब आइए अगला देखते हैं, वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, किसी भी वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ये सभी क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं। फिर अगला क्या है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। एक वृत्त में दो बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी। यह सबसे बड़ी जीवा होती है, मेन पॉइंट है। और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगला है, एक वृत्त के अनेकों व्यास होते हैं, मेन पॉइंट है ये। वृत्त के सभी व्यास लंबाई में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है, वृत्त का व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है, जीवा होती है। अगला है, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। चाहे जहां से ली जाए दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और इसे किससे प्रस्तुत करते हैं, आर से। और इसको क्या बोलते हैं, अर्धव्यास भी बोलते हैं। अगला है अर्धवृत्त। तो अगर हम किसी वृत्त को अगर हम व्यास, जहाँ से व्यास बने वहाँ से क्या करें, 2 भागों में विभाजित करें तो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएंगे, यानी 2 अर्धवृत्त प्राप्त होंगे। फिर क्या होता है, वृत्त की परिधि। तो चारों तरफ जो घेरा होता है उसी को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त के चारों तरफ जो घेरा होता है वही क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, एक ही केंद्र में कई वृत्त हों तो क्या कहलाएगा, संकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा। वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्तखंड क्या होता है, जो जीवा है, ऐसे मान लीजिए कोई वृत्त है तो उसमें से एक जीवा बनाई जाए तो ये क्या करेगा, 2 भागों में विभाजित करेगा तो ये दोनों क्या हो गए, वृत्तखंड हो गए। छोटा वाला लघु हो जाएगा और बड़ा वाला दीर्घ हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अगला है त्रिज्यखंड। वृत्त के चाप तथा चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को
केंद्र से मिलाने पर बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, हमेशा पढ़ाई में लगे रहिए। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होंगे या एग्ज़ाम टल गया है या फिर एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, ये सब दिमाग में बिल्कुल बात नहीं आनी चाहिए। निरंतर पढ़ाई बनाए रखना, एक भी दिन जो है गैप मत करना, क्योंकि जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। फिर केवल आदमी पछताता है कि हमने पढ़ा नहीं, ये कैसे वो कैसे, परेशान हो जाता है। तो परेशानी से बचना है तो निरंतर पढ़ाई करते रहना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।